नमस्कार। इंडियन पॉलिटिक्स में ना अभी अभी एक ऐसा भूचाल आया है जिसने सबको हिला के रख दिया है। आज हम इसी बड़ी पॉलिटिकल स्टोरी की तह तक जाएंगे, एक एक करके सारी परतें खोलेंगे। 7 बस एक नंबर है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये वो नंबर है जो इस वक्त की सबसे बड़ी राजनीतिक खबर बना हुआ है। ये हैं आम आदमी पार्टी के वो 7 राज्यसभा सांसद जिन्होंने अचानक अपनी पार्टी छोड़ दी और बीजेपी ज्वाइन कर ली। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। ये पॉलिटिकल अर्थक्वेक आखिर है क्या? देखिए, हुआ ये है कि आम आदमी पार्टी के टोटल 10 राज्यसभा एमपीज में से 7, जी हां, पूरे 7 एमपीज, वो भी युवा नेता राघव चड्ढा की लीडरशिप में पार्टी से अलग हो गए। अब सोचिए, आम आदमी पार्टी के लिए कितना बड़ा झटका होगा। देखिए, इसको सिर्फ एक रूटीन दलबदल कहना, मतलब ये बात को बहुत हल्का करना होगा। ये एक मास एक्सोडस है, एक तरह का सामूहिक पलायन। सोचिए, एक साथ इतने सारे एमपीज का जाना, ये सिर्फ पार्टी की इमेज को धक्का नहीं पहुंचाता, बल्कि राज्यसभा में जो उनकी स्ट्रेंथ थी ना, वो सीधी 10 से घटकर सिर्फ 3 रह गई है। ये एक बहुत बहुत बड़ा पॉलिटिकल डैमेज है। लेकिन दिमाग में सबसे बड़ा सवाल तो यही आता है कि भाई ऐसा हुआ क्यों? क्या ये सब कुछ अचानक एक रात में हो गया? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके पीछे ना पार्टी के अंदर हफ्तों से कुछ पकड़ा था, एक टेंशन थी, एक प्रेशर बिल्ड हो रहा था। तो चलिए इस पूरे संकट की जड़ तक पहुंचते हैं। तो कहानी शुरू कहां से होती है? चलिए टाइमलाइन देखते हैं। करीब 2 हफ्ते पहले राघव चड्ढा को राज्यसभा में उनके लीडरशिप रोल से हटा दिया गया। अब पॉलिटिक्स में इसे एक पब्लिक ह्यूमिलिएशन, मतलब एक तरह से सार्वजनिक बेइज्जती और भरोसे की कमी के तौर पर देखा गया। इसके ठीक बाद खबरें आने लगी कि चड्ढा और पार्टी लीडरशिप में स्ट्रैटेजी को लेकर मतभेद हैं। मतलब जहां आप बीजेपी के खिलाफ एकदम आक्रामक थी, वहीं चड्ढा थोड़ा मॉडरेट, थोड़ा नरम रवैया चाहते थे। और इसी बीच पार्टी में स्वाति मालीवाल वाला विवाद जैसे दूसरे इंटरनल क्राइसिस भी चल रहे थे, जिससे पार्टी के अंदर की दरारें और गहरी हो गईं। बस इसी माहौल में चड्ढा ने चुपचाप उन एमपीज से बात करनी शुरू कर दी जो खुद को साइडलाइन महसूस कर रहे थे। और फिर इन 7 ने मिलकर ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दी कि वो बीजेपी जा रहे हैं। तो अगर हम इन सब टुकड़ों को जोड़ें तो इस पूरी टूट के पीछे के मेन कारण क्या थे? पहला तो लीडरशिप का अरविंद केजरीवाल के आसपास ही सेंट्रलाइज्ड होना। कई लोगों को लगने लगा कि फैसले एक ही जगह से हो रहे हैं। दूसरा, पार्टी के अंदर डेमोक्रेसी और ऑटोनॉमी की कमी, मतलब नेताओं को अपने हिसाब से काम करने की आज़ादी नहीं मिल रही थी। कुछ एनालिस्ट तो ये भी कहते हैं कि राघव चड्ढा की जो पॉपुलैरिटी बढ़ रही थी ना, उसे पार्टी में कुछ लोग खतरे की तरह देख रहे थे, और फिर उन्हें पद से हटाना ये उनके लिए एक बड़ा अपमान था। और हाँ, बीजेपी को कैसे अपोज करना है, इस पर जो गहरे मतभेद थे वो तो थे ही। अच्छा, ये तो हो गई पॉलिटिक्स की बात। खींचतान, महत्वाकांक्षा, ये सब तो चलता रहता है। लेकिन अब आते हैं इसके कानूनी पहलू पे, क्योंकि भारत में ना पार्टी बदलने को लेकर एक बहुत ही मजेदार और सख्त कानून है। तो अब सवाल यह है कि कानून कहता क्या है इस बारे में। और सबसे बड़ा, सबसे जरूरी कानूनी सवाल यही है, क्या इन 7 एमपीज की मेंबरशिप चली जाएगी? क्या ये डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे? इस सवाल का जवाब हमें मिलता है एंटी डिफेक्शन लॉ में, यानी दल बदल विरोधी कानून। इसे संविधान की 10वीं अनुसूची या 10th शेड्यूल भी कहते हैं। इसको 1985 में खास तौर पर इसीलिए बनाया गया था ताकि उन नेताओं पर लगाम लगाई जा सके जो अपने निजी फायदे, जैसे मंत्री पद या पैसों के लिए आज इस पार्टी में, कल उस पार्टी में चले जाते थे। इससे सरकारें बहुत अनस्टेबल हो जाती थी। पता है इस कानून की जरूरत क्यों पड़ी? इसके पीछे एक बड़ा मशहूर किस्सा है, आया राम गया राम। बात है 1967 की। हरियाणा के एक विधायक थे गयालाल। उन्होंने एक ही दिन में, जी हां, एक ही दिन में 3 बार पार्टियां बदली। सोचिए जरा। बस इसी घटना के बाद ये मुहावरा इंडियन पॉलिटिक्स में अस्थिरता का सिंबल बन गया, और इसी प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए ये कानून आया। लेकिन मजे की बात यह है कि ये कानून शुरू से इतना सख्त नहीं था। 2003 से पहले अगर किसी पार्टी के 1/3 यानी 1/3 सदस्य भी टूटते थे तो उसे स्प्लिट या विभाजन मान लिया जाता था और उनकी मेंबरशिप बच जाती थी। लेकिन 2003 में एक बड़ा बदलाव हुआ। कानून को और भी ज्यादा मजबूत बनाया गया। अब स्प्लिट को मान्यता नहीं दी जाती। अब सिर्फ मर्जर या विलय ही हो सकता है, और उसके लिए भी शर्त यह है कि कम से कम 2/3 यानी 2/3 सदस्य एक साथ पार्टी छोड़ें। तो चलिए अब इस केस का सिंपल सा मैथ्स करते हैं। आम आदमी पार्टी के कुल राज्यसभा सांसद कितने थे? 10, ठीक है। अब कानून के हिसाब से मर्जर को लीगल मानने के लिए कितने चाहिए? 2/3। तो 10 का 2/3 कितना हुआ? 6.67। मतलब मर्जर के लिए कम से कम 7 एमपीज चाहिए। और पार्टी कितने लोगों ने छोड़ी? ठीक 7। तो गणित एकदम साफ है। 7
6.67 से ज़्यादा होता है, इसका सीधा सा मतलब यह है कि कानूनी तौर पर इसे एक वैलिड मर्जर माना जाएगा, स्प्लिट नहीं। और नतीजा ये कि इन सांसदों की मेंबरशिप पर कोई खतरा नहीं है, वो डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे। तो चलिए, कानून की बात तो एकदम क्लियर हो गई, लेकिन इस पूरी घटना का असली पॉलिटिकल मतलब क्या है, इसके राजनीतिक नतीजे क्या होंगे? अब जरा इसका विश्लेषण करते हैं कि किसके लिए ये फायदे का सौदा रहा और किसके लिए नुकसान का। देखिए, ये सिचुएशन ना एक सिक्के के दो पहलुओं की तरह है। एक तरफ है आम आदमी पार्टी। जाहिर है उनके लिए ये एक बहुत बड़ा सेटबैक है। राज्यसभा में ताकत तो कम हुई ही, साथ ही पार्टी के अंदर की कलह भी दुनिया के सामने आ गई। और उन पर यह आरोप और भी मजबूत हो गया कि वहां सेंट्रलाइज्ड लीडरशिप है, यानी सारी ताकत एक ही नेता के पास है। अब सिक्के का दूसरा पहलू देखिए, यानी बीजेपी। उनके लिए एक बड़ी स्ट्रेटेजिक विन है। अपर हाउस में उनके नंबर बढ़ गए और उनका एक बड़ा कॉम्पिटिटर कमजोर हो गया। लेकिन उन पर भी वॉशिंग मशीन पॉलिटिक्स का आरोप और गहरा हो गया है। और जाहिर है अब दोनों तरफ से एक दूसरे पर इल्जाम लगाए जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी कह रही है कि यह बीजेपी के ऑपरेशन लोटस का ही एक और नमूना है, जहां वो सत्ता और सेंट्रल एजेंसीज का डर दिखाकर विपक्षी पार्टियों को तोड़ते हैं। वहीं दूसरी तरफ एएपी के जो क्रिटिक्स हैं, वो कह रहे हैं कि यह घटना तो बस ये दिखाती है कि पार्टी के अंदर ही डेमोक्रेसी की कितनी कमी है और पावर स्ट्रक्चर कितना ज्यादा सेंट्रलाइज्ड है। अच्छा, ये वॉशिंग मशीन वाला आरोप बार बार आ रहा है, ये आखिर है क्या? देखिए, ये टर्म ना पॉलिटिक्स में तब यूज होता है जब करप्शन के आरोपों से घिरे नेता सत्ताधारी पार्टी में शामिल हो जाते हैं और फिर ऐसा लगता है कि उनके खिलाफ जो भी जांच चल रही थी वो या तो धीमी हो गई या बंदी हो गई। जैसे वॉशिंग मशीन में सारे दाग धुल जाते हैं। और इसका एक बड़ा उदाहरण इन्हीं 7 सांसदों में से एक अशोक मित्तल का दिया जा रहा है, जिनके यहाँ कुछ ही दिन पहले एक सेंट्रल एजेंसी ने रेड की थी और अब वो बीजेपी में है। तो ये पूरी घटना ना हमें डेमोक्रेसी के एक बहुत ही बुनियादी और ज़रूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। सोचिए, जब जनता किसी एक पार्टी और उसकी विचारधारा को वोट देकर अपने प्रतिनिधि को चुनती है और वो प्रतिनिधि बाद में पार्टी बदल लेता है, तो असल में जीत किसकी होती है? वोटर के मैंडेट की या फिर उस नेता की अपनी पर्सनल एम्बिशन की? इस पर सोचना बहुत ज़रूरी है।